तो देखो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट। तो आइसोमेरिज्म की बेसिक कंडीशन अपने पास होती है जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो एंड स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो, डिफरेंट। ठीक है ना, मॉलिकुलर फार्मूला मतलब सेम रहेगा, ज़्यादा स्ट्रक्चर से डिफरेंस आएगा या फिर अपने पास स्टीरियोकेमिस्ट्री में। तो जो आइसोमेरिज्म होता है वो अपने पास दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमर्स। क्लियर। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्फॉर्मर्स। क्लियर। उसके अलावा कॉन्फिगरेशनल, एंड कॉन्फिगरेशनल में होगा अपने पास ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, मेन अपने पास क्या है, पांचों टाइप्स को हम भी डिस्कस कर लेते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, डिफरेंट लेंथ होगी किसकी, मेन चेन की या साइड चेन की, बट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा यहाँ पे, सेम। पोजीशन आइसोमर्स में मेन चेन की लेंथ क्या होगी, सेम, बट पोजीशन ऑफ लोकेंट, लोकेंट में क्या क्या आ सकता है, ब्रांच या फिर अपने पास कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन में क्या आएगा, डिफरेंस। बट फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, अलग। रिंग चेन में क्या होगा, एक कंपाउंड ओपन चेन होगा, एक कंपाउंड क्या होगा, क्लोज वाला, उनका अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, सेम। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए ना, आपसे पूछा जाता है कौन से इनमें से पेयर ऑफ आइसोमर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको चेक करना होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला। बट कई बार ना आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से दे देगा, कुछ चार दे देगा, चार कंपाउंड पूछेगा, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ आइसोमर नहीं है एक दूसरे का, तो वहां पे आपको ना रिंग वाले दे दिए। रिंग वाले में भी आप सारे ही क्या करोगे, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, उसमें एक टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट। आप सिंपली क्या चेक करो, पहले डी यू चेक करो, पहले क्या चेक करो, डी यू। जिनका डी यू सेम आ गया, मान लो 3 का डी यू सेम आ गया, वो आपस में आइसोमर्स हैं। चौथे का डी यू सेम नहीं है तो वो नहीं है। तो डी यू अपने पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक डबल बॉन्ड के लिए डी यू 1, एक रिंग के लिए डी यू 1। समझ आ गया। तो अगर डी यू से ही सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहीं आप फॉर्मूला निकालने लग जाओ, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइसोमर। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपने पास फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अपने पास होंगे। नेक्स्ट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, किसी पॉलीवेलेंट ग्रुप के अराउंड किसका डिफरेंस होता है, अल्काइल पार्ट का। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले अपने पास चेन आइसोमेरिज्म, जैसे ये कंपाउंड है ब्यूटेन, इसमें कितने मेंबर की चेन है, 3 मेंबर, उसमें मेन चेन क्या है, 2 कार्बन की, बट दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। सिमिलरली ये कुछ और एग्जांपल्स हैं किनकी, चेन आइसोमर्स की। सब में क्या है, मेन चेन में कार्बन एटम कितने हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे मेन चेन में कितने हैं, 3। तो मेन चेन में कार्बन एटम का क्या आ रहा है, डिफरेंस, तो ये आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में क्या है, जैसे ये कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 1 नंबर, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 2 नंबर। यहाँ पे मेन चेन कितने की है, 4 कार्बन की, यहाँ पे भी कितने की है, 4 कार्बन की, बट डिफरेंस किस में आ गया, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच या मल्टीपल बॉन्ड। सिमिलरली ये वाली एग्जांपल है, इसमें 1 नंबर पे ब्रांच है, इसमें 2 नंबर पे ब्रांच है। सिमिलरली इसमें भी 1 नंबर पे ब्रांच है, इसमें 2 नंबर पे ब्रांच। उसके नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C6H14। ये पहले आपने क्या निकालना होता है इस केस में, हमेशा निकालो डी यू। डी यू कितना आएगा, 0। याद है आपको डी यू कैसे निकालते थे, या तो फॉर्मूला लगा लो, या बिना फॉर्मूले के कैसे कर सकते हैं, जैसे अपने पास C6 है, तो इसका ओपन चेन अल्केन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 14, पूरे 14 है, तो डी यू कितना आ जाएगा, 0। अगर सपोज करो अपने पास C6H12 है, अगर ओपन चेन होता C6H14 हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन की कमी है, हमें कितना सप्लाई करना पड़ेगा, 1 H, तो डी यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। आप लोग देख लेना डी यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, कितने आया था इसका आंसर, 5 आया था। तो आपने हमेशा कैसे करना है, पहले 6 कार्बन को पकड़ो, किसको पकड़ो, 6 कार्बन को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। फिर आप क्या करो, 5 कार्बन के साथ एक क्या लगाओ, ब्रांच। ब्रांच एक ही लगेगी, 1 2 3 1 2 3 4 5, एक ब्रांच यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी,
एक ब्रांच हम यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर आएगा अपने पास 4 कार्बन प्लस 2 ब्रांच वाला केस। तो कैसे करेंगे, 4 कार्बन 2 ब्रांच लगाने के लिए इसी कार्बन पे दोनों ब्रांच लगा दी, या फिर हमने 2 ऑल्टरनेट कार्बन पे लगा दी 2 ब्रांचेस। इथाइल अगर कैसे लगाएंगे बेटा मुझे बताओ, इथाइल कैसे लगेगी? अगर हमने यहाँ पे इथाइल लगा दिया तो मेन चेन की लेंथ क्या हो जाएगी 5, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इसका आंसर कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। तो देखो ये मैंने बना दिया आप लोग के लिए। कितने आइसोमर्स हैं इसके 5, पांचों में आपस में क्या रिलेशन है वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो रिंग चेन। रिंग चेन आइसोमर्स इनमें से कौन से हो सकते हैं? तो रिंग चेन में क्या होगा, डी यू सेम आएगा। देखो डी यू यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे डी यू कितना है 1, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे आइसोमर्स हो जाएंगे। कौन से वाले? रिंग चेन। समझ आ गया? तो जैसे आपको बोल दे जाए 7 मेंबर रिंग है नहीं, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड आपस में आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि ये भी 7 कार्बन है, ये भी 7 कार्बन, इसमें भी Du2, इसमें भी Du2। तो आपको ऐसे फॉर्मूला निकाल के वेरीफाई नहीं करना कि इनका फॉर्मूला सेम आ रहा है या नहीं, सीधा कहां से चेक करना है Du से। बेटा एक रिंग और एक डबल बॉन्ड Du2, एक रिंग एक डबल बॉन्ड Du2। आगे देखो फंक्शनल आइसोमर्स। बेटा फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके बाद एस्टर्स एंड एसिड्स, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, अमाइड एंड ऑक्साइम। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो अमाइंस होते हैं ये क्या होते हैं डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। उसके अलावा अल्कोहल्स एंड फिनोल भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखो, ये क्या है अल्कोहल, ये क्या है फिनोल। उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स को भी क्या मानते हैं हम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। समझ आया सबको? नेक्स्ट देखो मेटामर्स। मेटामर्स में क्या होता है बेटा, एक पॉलीवेलेंट ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलीवेलेंट ग्रुप। पॉलीवेलेंट ग्रुप जैसे जिसके दोनों तरफ क्या लग जाए आर पार्ट, जैसे इधर भी आर पार्ट लगे इधर भी क्या लगे आर पार्ट। ये सारे क्या हैं आपको दिख रहे हैं पॉलीवेलेंट ग्रुप्स। इसके अराउंड किसका डिफरेंस होगा आर पार्ट का। जैसे देखो ये ऑक्सीजन के अबाउट इधर क्या है, एक तरफ CH3 एक तरफ प्रोपाइल। इस ऑक्सीजन के अबाउट इधर भी इथाइल है इधर भी क्या है इथाइल, तो ये आपस में क्या है मेटामर्स। सिमिलरली अदर एग्जांपल, इसमें NH के अराउंड क्या है डिफरेंट ग्रुपिंग है, इसमें C डबल बॉन्ड O के अबाउट क्या है डिफरेंट ग्रुपिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के अबाउट क्या है डिफरेंट ग्रुपिंग है। समझ आया कैसे हम मेटामर्स को चेक करते हैं? नेक्स्ट बेटा देखो अपने पास क्या है, एक क्वेश्चन था जैसे C5H10, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। तो पहला काम क्या है आपका Du चेक करना। Du आपने निकाला होगा, कितना आएगा Du इसका 1, मतलब या तो क्या हो सकता है एक डबल बॉन्ड या फिर एक क्या हो सकती है बेटा रिंग। तो आपने पहले ओपन चेन वाले बनाते हैं 5 का, ओपन चेन वाले कितने बनेंगे अपने पास ओपन चेन वाले 5, रिंग वाले भी कितने बनेंगे 5। पहले रिंग वाले बना दूं, रिंग वाले 5 देखो कौन से बनेंगे। पहले एक लिया करो 5 मेंबर रिंग, फिर 4 मेंबर रिंग विद 1 ब्रांच, फिर 3 मेंबर रिंग 2 ब्रांच, 2 ब्रांचेस, एक कार्बन पे और एक इथाइल एज ब्रांच। ऐसा ही क्वेश्चन नीट 2025 में भी आया है, उसमें बस ईथर का पूछा गया था। उसमें किसका पूछा गया था ईथर का। नेक्स्ट देखो अपने पास ओपन चेन वाले कौन से होंगे 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं 5 मेंबर में ही, एक डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड में और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे 5 कार्बन के बाद 4 कार्बन में, 4 कार्बन की मेन चेन डबल बॉन्ड यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे लगा दिया, डबल बॉन्ड यहाँ पे मिथाइल इस कार्बन पे लगा दिया, या फिर हम एक और केस कर सकते हैं डबल बॉन्ड यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे। इसके अलावा कोई और केस बनेगा नहीं। तो टोटल कितने बन गए बेटा यहाँ पे 10, टोटल कितने बन गए 10। ये सारे क्या है आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके नोट्स में है तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो इसके लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक्स करवाई थी, अगर आपको याद हो कुछ मैंने क्या करवाई थी इनकी
ट्रिक्स। जैसे आपको याद होगा हम CH3 को कितने वे से लिख सकते हैं, 1 वे से। CH2 CH3 को कितने वे से लिख सकते हैं, 2 वे से। CH2 CH3 को, सॉरी इसको कितने वे से लिखेंगे, 1 वे से। इसको लिख सकते हैं 2 वे से। सिमिलरली C4H9 को 4 वे से। ये आपको दिखा भी सकता हूँ कैसे हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 8 वे से। जैसे हम एग्जांपल लें ये वाली, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसे CH2 CH2 CH3। दूसरा वे क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे क्या लगा दें, एक ब्रांच, समझ रहे हो। तो कितने वे से लिख सकते हैं इसको, 2 वे से। जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए C4H10OH, सॉरी C4H10O, इसके कितने अल्कोहल्स पॉसिबल है, तो आप सिंपली क्या लिखो, C4H9OH। क्लियर। अब सीधे क्या बोलोगे, इसको कितने वे से लिख सकते हैं, 4 वे से। कितने अल्कोहल पॉसिबल है, बट ध्यान रखना इससे हमारे पास ओनली क्या आएंगे, स्ट्रक्चरल। क्या आएंगे, स्ट्रक्चरल। अगर उसने स्टीरियो पूछ लिया तो हमें बनाने पड़ेंगे और क्या करना पड़ेगा, कायरल सेंटर को चेक। देखें कैसे, जैसे अपने पास क्या है, पहला कौन सा वे होगा, 1 2 3 4 OH यहाँ पे, फिर अपने पास 1 2 3 4 OH यहाँ पे, 2 बन गए। थर्ड कौन सा बनेगा, 3 कार्बन की चेन, ये वाला केस। अगला कौन सा बनेगा, 3 कार्बन की मेन चेन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे OH। यही वाले 4 केस बनेंगे। बोलो, पता लगा C4H9 को कौन से 4 वे से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मुझे बताओ, इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। ये वाला क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें क्या है एक, तो ये कितनी फॉर्म में मिलेगा अपने पास, 2 फॉर्म्स में। ये कितनी फॉर्म में मिलेगा, 1, ये 1, ये। इसमें कायरल सेंटर है, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब टोटल आइसोमर्स पूछ ले कितना बनेगा, 5। कितना बनेगा, 5। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन ने अगर कुछ नहीं मेंशन तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करना है आपको, स्टीरियो, टोटल। तो बाय डिफॉल्ट आपको टोटल बताने हैं, बाय डिफॉल्ट क्या बताने हैं, टोटल। अगर कुछ नहीं मेंशन तो टोटल, अगर लिखा है स्ट्रक्चर बताओ तो स्पेशली आपने क्या बताने हैं, स्ट्रक्चर। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके नोट्स में वो आप ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट बेटा टॉपिक है अपना कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आपको याद होगा, जैसे हम मॉलिक्यूल पढ़ते थे इथेन, कौन सा मॉलिक्यूल पढ़ते थे, इथेन। इथेन का ना हम क्या करते थे, न्यूमन प्रोजेक्शन बनाते थे। क्या बनाते थे, न्यूमन प्रोजेक्शन। जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ इथेन का अपने आप, ठीक है ना। एक को हम क्या मान लेते थे, फ्रंट कार्बन, दूसरे को बैक कार्बन। ये मेरे पास क्या है, फ्रंट कार्बन, ये क्या है, बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। बैक कार्बन पे भी क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। जब एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन आ जाए, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड। अब दूसरा केस क्या आएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और आपस में जब ये 60 डिग्री पे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, स्टैगर्ड। रीजन क्या है इसके, देखो पहला आता है डाईहेड्रल एंगल या टॉर्शनल एंगल। इसका मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ एडजेसेंट एटम्स। जैसे यहाँ पे कितने एंगल आएंगे, 0 डिग्री। फ्रंट कार्बन के और बैक कार्बन के बॉन्ड्स में कितना एंगल है, 0 इस केस में। उसके बाद टर्म आता है स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, जब एंगल कितना होगा, ये कौन सी फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म। समझ आ गई, स्टैगर्ड कौन सी होती है, इक्लिप्स कौन सी होती है। अब इनके बीच में, इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में बहुत सारी कॉन्फॉर्मेशन और बनेंगी। कॉन्फॉर्मेशन तो इन्फाइनाइट पॉसिबल होती है ना, हम हल्का हल्का रोटेट करते रहेंगे, डिफरेंट क्या मिलेगी, कॉन्फॉर्मर। तो इनके बीच में जितनी भी आएंगी कॉन्फॉर्मर्स, उनको हम बोलेंगे स्क्यू कॉन्फ्यूर। क्या बोलेंगे, स्क्यू कॉन्फॉर्मर्स। नेक्स्ट एक टर्म आती है टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, जो फ्रंट कार्बन है और बैक कार्बन है, इनके बॉन्ड्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इनके बॉन्ड्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, टॉर्शनल स्ट्रेन। नेक्स्ट एक टर्म क्या है,
स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप हो और यहाँ पे बल्की हो, जो बल्कीनेस के कारण हिंड्रेंस होती है उसको हम बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। समझ आया? तो बेटा किस फॉर्म में कम होगा ये स्ट्रेन? देखो स्टैगर्ड में ये दूर हो गए, अगर स्टैगर्ड में दूर हो गए तो टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम होगा और एंड स्टेरिक स्ट्रेन भी क्या होगा, कम, दूर चलेगी ना। इसलिए कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी? स्टैगर्ड वाली क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल। एक्लिप्स वाली क्या होती है, कम स्टेबल। यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाया होगा एग्जैक्टली क्या है वो पीछे, ठीक है ना। एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? एनर्जी ज़्यादा होगी एक्लिप्स की, जो कम स्टेबल उसकी एनर्जी ज़्यादा। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है अपने पास ब्यूटेन। क्या है नेक्स्ट? ब्यूटेन। ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको याद हो, हम इस कार्बन को अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा। इन दोनों के अबाउट हमने क्या बनाने हैं? कॉन्फॉर्मर्स। क्या बनाने हैं? कॉन्फॉर्मर्स। तो फ्रंट कार्बन के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है? 2 H एंड एक CH3। फ्रंट कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक CH3 2 H, दिख रहे हैं सबको? बैक कार्बन के ऊपर भी क्या है? एक CH3 एंड 2 H, एक CH3 एंड 2 H। अब बेटा हमने क्या किया ना, एक को फिक्स कर लिया। कौन से को फिक्स कर लिया? देखो आप, फ्रंट वाले को क्या कर लिया? फिक्स। बैक वाले को हम कितने से रोटेट कर रहे हैं? 60 से। सेम कॉपी में आपको बनवाया हुआ है ना, 60 से रोटेट कर रहे हैं हम। तो क्या हो रहा है देखो, पहले इसको हम बोलते हैं फुल इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? फुल इक्लिप्स। क्यों बोलते हैं? फ्रंट वाले ने बैक वाले को पूरी तरह से क्या कर रखा है? हाइड। जब ये 60 डिग्री पे आ जाए इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। बट स्टैगर्ड में भी कौन सी है? जब जो सेम ग्रुप एडजेसेंट हो इसको हम बोलते हैं गॉज फॉर्म। आगे बेटा नेक्स्ट पार्शियल इक्लिप्स। वेरी गुड, पार्शियल इक्लिप्स। आगे एंटी। स्टैगर्ड में भी कौन सी है? एंटी। ये आगे फिर से कौन सी आ गई? पार्शियल इक्लिप्स। ये कौन सी आ गई? स्टैगर्ड में कौन सी आएगी? ये गॉज। स्टैगर्ड में कौन सी आएगी? गॉज। और लास्ट में पार्शियल इक्लिप्स, मतलब रिपीट होने लग गया। ये कौन सी आ गई? पार्शियल इक्लिप्स। अच्छा इधर से इधर को, इधर से उधर को जा रहे हैं, सॉरी। इसको लिखेंगे हम फुल इक्लिप्स। इसको क्या लिखेंगे? हमने एक्चुअल में ऐसे आ रहे थे, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगी? पार्शियल इक्लिप्स। अब इस एंगल के बाद क्या होने लगी? बिल्कुल पहले जैसी आ गई। कितने डिग्री से रोटेट करने के बाद सेम आ गई? 360। कितने? 60, 120, 240, 300, 360 के बाद क्या आएगी? सेम। वो तो पता ही है, जब वो कोई चीज़ 360 घूम जाएगी तो क्या आएगा? बिल्कुल सेम। समझ आ गया सबको? बेटा ये नोट्स में एज इट इज बना हुआ है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम वही है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है। इनका बेटा एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है। पहले मुझे बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज़्यादा एंटी फॉर गॉच, फिर क्लियर। और एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? जस्ट ऑपोजिट। अब ये बेटा क्या है? इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। ये इसकी नहीं है, ये तो इथेन की है। ये किसकी है? इथेन की, ठीक है ना। ये बेटा ध्यान रखना, ये इथेन की बना रखी है इन्होंने। बट आप लोग को क्लियर है ना ये वाला पॉइंट्स? कौन कौन सी फॉर्म है और इनकी स्टेबिलिटी को क्या किया इन्होंने? कंपेयर। अब नेक्स्ट देखो, आपको बताना है क्या हमेशा गॉज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, सॉरी एंटी फॉर्म स्टेबल होगी? कुछ केसेस में गॉज फॉर्म भी क्या हो सकती है? स्टेबल। जब क्या हो जाए? एच बॉन्डिंग। जैसे मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। इस केस में कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी? गॉज फॉर्म। कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी? गॉज। रीजन क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एंटी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? गॉज फॉर्म। कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है? गॉज फॉर्म। रीजन क्या है यहाँ पे? एच बॉन्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब इनों में भी देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है? गॉज। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी फॉर्म स्टेबल है? गॉज। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, कौन सी फॉर्म स्टेबल है? गॉज। समझ आ रहा है बेटा सबको? बिल्कुल वही है ना कंटेंट जो आपको क्लास में पढ़ाया गया, उसी को हम प्रॉपरली क्या कर रहे हैं? रिवाइज। फास्ट तो नहीं लग रहा? क्योंकि ना पहले देखो सारी चीज़ मैंने लिखी हुई है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमने कंप्लीट चैप्टर को डन करना है आज की क्लास में। उसके बाद देखो बेटा अपने पास थी एक बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी। उसने बताया था बेटा सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन किस में होता है?
साइक्लोप्रोपेन में। किस में होता है? साइक्लोप्रोपेन में। सबसे कम किस में होता है? साइक्लोहेक्सेन में। किस में होता है? साइक्लोहेक्सेन में। जब हमने देखो, वैसे ना अगर हम कैलकुलेट करेंगे सबसे कम साइक्लोपेंटेन में आता था, बट एक्चुअल में ना साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरह का, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में एंगल स्ट्रेन कितना आता था? 0। समझ आ गया सबको? तो बस आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अपने पास मेनली जो आपको कॉन्फर्मर्स देखने होते हैं वो किसके देखने होते हैं? साइक्लोहेक्सेन। चलो पहले, उससे पहले ना आपको साइक्लोप्रोपेन की बता देता हूं। साइक्लोप्रोपेन को कैसे बनाना है हमने। जैसे ये देखो, ये मेरे पास क्या है? एक साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मान लो HA, यहाँ पे HB, यहाँ पे सपोज कर लो HC, यहाँ पे HD। ये मान लो मैं इधर से देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है? फ्रंट कार्बन, और ये वाला क्या है? बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? फ्रंट कार्बन के ऊपर 2 HA HB एंड एक क्या है? कॉमन कार्बन। बैक कार्बन के ऊपर लगा हुआ है HC HD और एक कॉमन कार्बन, कुछ इस तरह की। और फ्रंट कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? HA एंड HB। बैक कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? देखो, HA के पीछे क्या है? HD, और HB के पीछे क्या है? HC। इस तरह के आपके पास क्या मिलेगा? साइक्लिक फॉर्म। ठीक है ना? इसमें भी 2 तरह के हो सकते हैं, सिस या एंड ट्रांस। चलो उसको हम ज्योमेट्रिकल में डिस्कस कर लेंगे। मेन होता है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। मेन क्या होता है? देखो, ज़्यादा आपके साइक्लोहेक्सेन सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको अगर कुछ करना है तो आपको पता होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग होती है, तो पहले कौन सी फॉर्म होती है इसकी? चेयर, फिर हाफ चेयर, फिर ट्विस्ट बोर्ड, फिर बोट, फिर ट्विस्ट बोर्ड बन जाती है, फिर हाफ चेयर, फिर चेयर। आपको इसमें सिर्फ इतना याद करना है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इसको याद कैसे करना है स्टेबिलिटी को? क्लास टेस्ट भी है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? चेयर फॉर्म, उसके बाद ट्विस्ट बोट, फिर हाफ चेयर। समझ आ गया सबको? चलो बेटा, यहाँ तक अपने कितने टॉपिक डन हो गए? 2। कौन कौन से टॉपिक से डन हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फॉर्मर। रिवाइज हो रहा है सारा? देखो, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डिस्कस हो रही हैं जो आपको एक्चुअल में भी नीडेड है। ठीक है ना? एक्स्ट्रा हमें बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट जो हमें एग्जाम के ओरिएंटेड है, जो अपने एनसीईआरटी में, वही चीज़ें अभी हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग 1-2 मिनट रिवाइज करो। नेक्स्ट देखो बेटा, अपने पास ना एक छोटा सा और टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं क्या? गॉच इफेक्ट। गॉच इफेक्ट क्या होता था? जैसे अपने पास यहाँ पे सपोज करो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? एक लोन पेयर है, 2 कोई ग्रुप है, H यहाँ पे सपोज कर लो CH3। ठीक है ना? तो अगर हमने किसी का कॉन्फॉर्मर बनाना है और उसमें कोई भी बल्कि ग्रुप है, जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड है और जिसमें मुझे H और बड़ा सारा ग्रुप है ET, इनको एडजस्ट करना है, तो बड़े ग्रुप को क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ? नहीं। तो बड़े ग्रुप को हम हमेशा कहाँ पे लगाएंगे? लोन पेयर के रिस्पेक्ट में गॉज पोजीशन पे। इसी को हम क्या बोलते हैं? गॉज इफेक्ट। रीजन क्या होता है?
लोन पेयर रिपल्शन कम क्रिएट करेगा, जैसे बल्कि ग्रुप पे जाएगा लोन पेयर फ्लेक्सिबल होता है, अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। समझ आया सबको? हाँ बेटा बिल्कुल सही पॉइंट है आपका कि इस तरफ भी नहीं रखना चाहिए उसको, इसको किधर रखना चाहिए, इस साइड रखना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट है कि इसको हमें ज़्यादा कम रिपल्शन इस साइड है तो हमें ईटी को इस साइड रखना चाहिए। बिल्कुल क्लियर। जितनी कम रिपल्शन उतनी स्टेबल क्या बनेगी आपकी, कॉन्फर्मर। क्या बनेगी, कॉन्फर्मर। वेरी गुड बेटा, ठीक है, समझ आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं अभी हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट अपना डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बेटा पहली कंडीशन होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो पहली कंडीशन क्या होगी अपने पास, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। आपको पता है डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जो भी डबल बॉन्ड्स होते हैं उनके अबाउट हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके अबाउट क्या होगी, रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ना बॉन्ड्स देखो कैसे बने हुए हैं, ये C2H2 का डायग्राम है, तो इसमें बॉन्ड्स क्या ऐसे बन रखे हैं, जो अगर घुमाएंगे तो बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक। समझ आया सबको? तो अगर दोनों सेम ग्रुप, जैसे CS3 क्या है, सेम साइड, तो कौन सी फॉर्म है, सिस। सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड था, ट्रांसफॉर्म। अब ना कंडीशन देखो बेटा, आपको ना नोट्स में सबसे पहले ये कंडीशन ही बताई जाती है। कंडीशन क्या होती है, जो ए है बी है अनइक्वल होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए ना। A एंड B इधर भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट, तभी क्या पॉसिबल होगा। मान लो दोनों तरफ ए सारे ग्रुप सेम कर दे, जी आई होगा, नो। अगर एक तरफ भी दोनों सेम कर दें, नो। ये वाला भी नो, यहाँ पे भी डिफरेंट, यहाँ पे भी डिफरेंट, यस। यहाँ पे भी डिफरेंट, यहाँ पे भी डिफरेंट, यस। यहाँ पे भी डिफरेंट, यहाँ पे भी डिफरेंट, यस। समझ आया आपको? पहले क्या चेक करना है आपने, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। उसके बाद टर्मिनल ग्रुप्स पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, इनमें से बेटा कौन से जीआई शो करेंगे, ये वाला शो करेगा, इधर क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स। ये वाला शो करेगा, बेटा डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, ये भी शो कर देगा। ये वाला देखो ध्यान से, जी करेगा, नहीं बेटा ये करेगा नहीं, ठीक है ना, ये वाला जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये जीआई शो, देखो डबल बॉन्ड है, इधर को जाने पे सेम, इधर को जाने पे भी सेम, इधर भी, ये जीआई शो नहीं करेगा, वहां पे एरर है थोड़ा सा। इसमें देखो ये वाला जीआई शो करेगा, यस ये कर देगा। इधर डिफरेंट ग्रुप, इधर डिफरेंट ग्रुप, इधर जाने पे क्या आ रहा है, डिफरेंट इन्वायरमेंट, इधर जाने पे क्या आ रहा है, डिफरेंट, तो ये जीआई शो कर देगा। इसमें एक एरर थी, वहां पे क्या आना था, नो। क्लियर। उसके बाद देखो क्या अकेला सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट जीआई होता है, नहीं, सी डबल बॉन्ड एन भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड NOH भी हो सकता है। जैसे इसमें देखो, ये आपको पता है हमने रिएक्शन पढ़ी थी, एल्डिहाइड कीटोन में क्या बन जाता है, ऑक्साइन, इमाइन, सॉरी इमाइन। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए कार्बन पे, और इधर भी क्या होना चाहिए, लोन पे एक H, डिफरेंट हो गया, जीआई शो हो जाएगा। इसमें देखो अगर RR सेम हुए जीआई शो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली फॉर ऑक्साइम्स, ये भी आपको पढ़ाया गया। इसमें कैसे देखते थे, अगर RH क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पे लोन पेयर एंड OH भी क्या है, डिफरेंट, जीआई शो हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एल्डो ऑक्साइन। ये कीटोन से बनेंगे तो इसको बोलेंगे, बोलो क्लियर है सबको, ये भी जीआई शो कर सकते हैं। इनमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं हम, सिन एंटी। क्या यूज करते हैं, सिन एंटी। कैसे देखो, अगर ये है मेरे पास, ये जीआई शो करेगा, कर देगा। इसमें हम ऐसे बोलेंगे OH के रिस्पेक्ट में ET क्या है, सिन पे है, सिन, सॉरी ये सिन पे है, ये एंटी पे, सिन मिथाइल एंटी इथाइल कीटो ऑक्साइन। कैसे नाम देंगे इसको, सिन मिथाइल एंटी इथाइल कीटो ऑक्साइन। समझ आया सबको?
आगे देखो, क्या सिंपलली एजो कंपाउंड्स, एजो समझ हो, नोट्स में नहीं है ये, देख लो ध्यान से, एन डबल बॉन्ड एन हो, तो नाइट्रोजन पे भी क्या हो गया, लोन पेयर, तो इस तरफ एक एच है एक लोन पेयर, इधर भी एक लोन पेयर है एक एच, तो ये भी जी आई शो कर सकते हैं, ये वाले भी जी आई शो कर सकते हैं। ये कौन सी फॉर्म होगी, लोन पेयर सेम साइड तो सिन, डिफरेंट साइड तो एंटी। मतलब हमने दो चीज़ें और एक्स्ट्रा कवर कर ली, कौन कौन से, एक तो इमाइन, इमाइन नहीं करवाए थे आपके नोट्स में, अभी हो गए। ऑक्साइड मुझे लगता है पहले हमने डिस्कस कर रखे थे, और साथ में क्या कर लिया एक्स्ट्रा, एजो, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा साइक्लिक सिस्टम, नेक्स्ट क्या है, साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम में हो सकता है जी ये, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम में भी रिंग रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसकी ना कंडीशन क्या होती है, कोई भी दो कार्बन पे, जैसे ये कार्बन है ये कार्बन है, कोई भी दो कार्बन पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप। जैसे इस कार्बन पे एक क्या है, मिथाइल, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल एक हाइड्रोजन, ये वाला शो करेगा। कैसे, कौन सी फॉर्म बनेंगी इसकी, एक बार दोनों क्या होंगे, वेज पे, एक बार एक वेज पे एक, ये कौन सी फॉर्म है, सिस, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस। समझ आया, बोलो। अब ये देख के बताओ, ये करेंगे, करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे, यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप हैं, इस कार्बन पे भी क्या है, डिफरेंट, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट, कौन सी फॉर्म है, सिस, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस। इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा वे क्या है, इधर बताओ, CH3 सेम साइड तो सिस फॉर्म, इधर ये कौन सी है, यहाँ पे ये शो करेगा जी, क्यों करेगा, बिकॉज यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यहाँ पे भी क्या है, ये कौन सी फॉर्म, सिस, ये कौन सी फॉर्म। चलो अभी मैं आपको कुछ और मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा जी शो करेगा कौन सा नहीं करेगा। हाँ जी, नहीं बेटा दो दो, बेटा वो सेम हो जाएंगे, सिस सिस, वेज वेज, डैश डैश, वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। चलो पहले ना कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है कौन कौन जीआई शो करेगा कौन सा जीआई शो नहीं करेगा। बेटा इनमें आपको बताना है कौन कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे कौन से नहीं करेंगे।
चलो बेटा हो गया डिस्कस। देखो पहला करेगा, करेगा बिल्कुल, क्योंकि इधर एक एच है और एक मिथाइल है, एक एच है एक मिथाइल। इधर देखो पेंट 1 इन 1 2 3 4 5, इधर एच एच है, नहीं करेगा। पेंट 2 इन 1 2 3 4 5, ये करेगा ना बेटा। ये 2 मिथाइल ब्यूटीन नहीं करेगा, दोनों ग्रुप क्या आ गए सेम। ये वाला नहीं करेगा, ये वाला ये वाला ये वाला क्यों नहीं करेगा बेटा? एक मिथाइल है एक एच, एक मिथाइल है यहाँ पे एक एच, वही वाला केस तो करा है, सेम ये भी करेगा। ये वाला डबल बॉन्ड के अबाउट इधर डिफरेंट इधर डिफरेंट इधर डिफरेंट इधर डिफरेंट, ये वाला बेटा ये करेगा। ये डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं करेगा क्यों, बट ये वाले दोनों आपस में करेंगे। समझ आ गया? जैसे ये वाला केस है, आप इतना पार्ट भूल जाओ, इतना पार्ट तो करेगा ना। एक और मिथाइल मिथाइल बेंच पे, एक और मिथाइल और ये एक बेंच पे एक डैश पे। इस डबल बॉन्ड के अबाउट ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आगे बेटा आता है साइक्लो अल्कीन्स। साइक्लो अल्कीन में ना 8 मेंबर से पॉसिबल होता है। कितने मेंबर से? 8 से। ये कौन सी फॉर्म है इसकी? सिस। और ये कौन सी फॉर्म बन गई इसकी? कौन सी फॉर्म बन गई? ट्रांस। कौन सी फॉर्म बन गई? ट्रांस। कैसे ट्रांस पता लगी? 8 मेंबर से है, बट ये फिर भी स्ट्रेन है इसमें, तो 8 कार्बन से लेके 11 कार्बन तक कौन सी फॉर्म स्टेबल रहेगी? सिस। और 12 कार्बन के बाद ट्रांस। समझ आया? तो इसमें देखो, जैसे ये कौन सी फॉर्म है? सिस। हमें कैसे पता लगा सिस है? एच एच क्या है? सेम साइड। बट अगर ऐसा बना के दे दे, हमें कैसे पता चलेगा सिस फॉर्म है या ट्रांस है? जैसे ये आपको कैसे पता चल रहा है सिस है ट्रांस है? एक बॉन्ड इधर को आ रहा है नीचे को, एक बॉन्ड ऊपर को जा रहा है, ऑपोजिट जा रहे हैं, तो कौन सी फॉर्म है? ट्रांस। कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? 10 मेंबरिंग है, कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? सिस। समझ आ गया? तो ये सेम क्वेश्चन आपके नोट्स में भी मिल जाएंगे। आगे बेटा देख लो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड ऊपर को जा रहा है, एक बॉन्ड नीचे को जा रहा है, तो अगर ऑपोजिट जा रहे हैं तो ट्रांस। नेक्स्ट केस है बेटा अपने पास क्यूमिलिन। क्यूमिलिन में आपने इतना ध्यान रखना है, अगर इवन डबल बॉन्ड्स हैं तो जीआई पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज टर्मिनल ग्रुप क्या हो जाते हैं? परपेंडिकुलर। बस आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, इवन डबल बॉन्ड के केस में नो जीआई, अगर ऑड होंगे तो जीआई होगा। बट कब? जब ये ग्रुप क्या हो आपस में डिफरेंट, ये ग्रुप आपस में क्या हो डिफरेंट। आगे बेटा बाइफिनाइल। बाइफिनाइल का मतलब क्या होता है? जब ना इनकी ऑर्थो पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया? बल्कि ग्रुप। यहाँ पे भी क्या लगा दिए? बल्कि ग्रुप। तो रिंग्स क्या हो जाती हैं? परपेंडिकुलर। और जब भी परपेंडिकुलर हो जाए जीआई पॉसिबल नहीं है, तो इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? जब 2 रिंग्स होंगी तो क्या होंगे? वो परपेंडिकुलर। बट अगर 3 रिंग्स हुई तो क्या होगा? तो पॉसिबल हो जाएगा। देखो पहली और दूसरी रिंग आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। दूसरी और तीसरी क्या होंगे? पहली और तीसरी एक दूसरे के आ जाएंगे प्लेन में, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हुए तो ये क्या शो कर सकता है? समझ आया सबको? प्रॉपरली बेटा डायग्रामेटिकली ये करेगा, ये आपस में परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, इधर भी, तो ये जीआई शो करेगा। आगे बेटा सिस ट्रांस सबको देखना आता है। सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड ट्रांस। नेक्स्ट आता है अपने पास ई जेड। ई का मतलब एंटीजन, जेड का मतलब जूसामन। इसमें बेटा हम प्रायोरिटी देते हैं। क्या देते हैं? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। ठीक है ना बेटा? अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड आ जाए तो ई, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ जाए तो जेड। प्रायोरिटी के लिए पहला रूल होता है एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, जैसे इसमें इसकी प्रायोरिटी, इसमें इसकी,
फ्लोरीन और इसमें दूसरी, तो ये कौन सी फॉर्म है, जेड। आइसोटोप्स में क्या होगा, हैवियर आइसोटोप को क्या करेंगे, प्रेफर। इधर देखो ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, कौन सी फॉर्म बन जाएगी, जेड। अगला देखो, अगर पहला एटम बाई चांस क्या आ जाए, सेम, यहाँ पे क्या है कार्बन, यहाँ पे CH2 सेम आ गया, बट अगला नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्या है कार्बन। आयोडीन ना मत देखने लग जाना, इसकी क्या मिलेगी हाईएस्ट, इसकी लोअर। इधर देखो पहले कार्बन कार्बन कॉमन सारा, फिर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के ऊपर ही क्या लगा हुआ है, सल्फर। अब मुझे बताओ इसमें किसकी प्रायोरिटी आएगी ज़्यादा, एक मिनट बेटा, नहीं बेटा इसमें एरर है, इसमें ना हमने हाईएस्ट वाला ही कंपेयर करना होता है। क्या कंपेयर करना होता है, हाईएस्ट वाला। इसमें देखो कार्बन कार्बन है, कार्बन से 2 H एंड एक क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 H एंड बाकी सल्फर वाले ग्रुप है। हाईएस्ट वाला देखो ना, उसका हाईएस्ट वाला कौन है, क्लोरीन, तो इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2। देखो एक कार्बन के साथ क्लोरीन है, H है, दूसरे में कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, सल्फर वाला ग्रुप है, एक सल्फर वाला ग्रुप है। आप कार्बन कॉमन हो गया, उसको ना हाईएस्ट वाला कंपेयर करो, हाईएस्ट वाला यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे हाईएस्ट वाला क्या है, सल्फर। सम नहीं करना, समझ आ गया, तो इसका मिलेगा अपने पास ई, क्या बनेगा ई। आगे कुछ नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड्स में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहले एटम कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, अगला यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। इसमें देखो ट्रिपल और डबल में ट्रिपल को प्रेफर करना है, ट्रिपल और डबल में ट्रिपल को, तो कौन सी फॉर्म बन गई है, जेड। नेक्स्ट देखो इधर को गए कार्बन, इधर भी गया कार्बन, आगे क्या रहा है ऑक्सीजन, 1, इधर क्या है कार्बन, इधर भी कार्बन, इसको नंबर 2। इसमें देखो 1, इसको 2, समझ आ रहा है सबको। आगे असाइन कीजिए, अच्छा आंसर दे रखे हैं क्या, आंसर कुछ लिख रखा ना, 1 2 1 2 जेड। आगे 1 2 1 2 जेड, 1 2 1 2 ई। आगे 1 2, नहीं यहाँ पे 1 2, क्योंकि ना यहाँ पे कार्बन के साथ हाईएस्ट वाला कौन है, क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन के साथ हाईएस्ट वाला कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन के साथ क्लोरीन है ना, तो उसको 1 2 को क्या बनेगा इसका ई। समझ आया सबको। आगे बेटा नंबर ऑफ जीआई, आगे नंबर ऑफ जीआई, तो नंबर ऑफ जीआई के लिए आपको क्या करना है, आपने पहले मॉलिक्यूल देखना है सिमेट्रिकल है या, अगर अनसिमेट्रिकल है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा क्या लगाना है 2 की पावर n। जैसे एक कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, क्वेश्चन नंबर, इसमें जीआई फाइंड आउट करो आप। सॉरी, बेटा इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीआई, क्या बताना है, नंबर ऑफ जीआई। बेटा फर्स्ट का कितना आएगा 8, ये जीआई शो करेगा,
ये वाला, ये वाला, ये वाला, बस 2 की पावर 3 8। अगला वाला करके बताओ 32। और कोई? थर्टी टू आएगा। देखो ध्यान से बेटा, ये वाला डबल बॉन्ड करेगा क्योंकि 8 मेंबर से क्या है, 8 मेंबर है। ये वाला डबल बॉन्ड, यस। इवन आगे ये वाला टर्मिनल पे, ऑड आगे करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला। बट एक और सिस्टम है जो करेगा, यहाँ पे एक ब्रांच, यहाँ पे एक ब्रांच, एक सिस्टम ये है। कितनी ब्रांच बन गए? 1 2 3 4 5। सही बोल रहे थे ना आप लोग। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। वेरी गुड बेटा। बेटा देखो एक बार यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये वाला। बेटा इवन डबल बॉन्ड है, लगातार क्यूमुलेंट याद करो। इवन वाले में नहीं करता, ऑड वाले में। याद आ गया सबको? अब ये देखो सिमेट्रिकल केस है, ये जी आई शो करेगा, जी आई शो करेगा। एन क्या आ गया अपने पास? 2। इवन आ गया ना, तो इसमें हम फाइंड आउट करते थे पी। पी क्या होता है? n/2। अगर n क्या है? इवन, तो क्या आ जाएगा? 2/2 1। तो टोटल जी आई का फॉर्मूला क्या होता था? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। कितना आएगा? 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 1-1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। आंसर कितना आएगा? नहीं आया समझ? अरे आ गया बेटा। ये आपको ना स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, सेम फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि सेम ही बनाया, नोट्स ही बनाया है सारा कुछ। तो बिल्कुल आप अच्छे से अपना इसको देख लेना, ठीक है। आगे देखो, इनके ना हम कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे डाइपोल मूवमेंट किस फॉर्म का ज़्यादा होगा? Cl इधर को है, इधर को है। ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे ना। तो किसका ज़्यादा होता है डाइपोल मूवमेंट? सिस का। जिसका बेटा पोलर ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। पैकिंग बेटर किस में होती है? ट्रांस में। स्टेबिलिटी भी, तुम ग्रुप्स दूर हो गए तो कौन सी भी है? ट्रांस। बेटा सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल। सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है क्या? मेल्टिंग पॉइंट। बेटा अब आएगा अपने पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देते हैं? रोटेट। जो लाइट को रोटेट कर दे उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब वो ना स्पेस में एक फॉर्म में नहीं रहते, मल्टीपल फॉर्म्स में रहते हैं। सारा कुछ सेम होता है, स्ट्रक्चर सारा कुछ सेम होता है, नाम भी सेम होगा, बस स्पेस में ओरिएंटेशन क्या होगी? डिफरेंट। तो जैसे देखो ये मेरे पास कोई लाइट सोर्स है, प्लेन पोलराइज लाइट पास की, निकोल प्रिज्म से पास किया, ये लाइट क्या आई? प्लेन पोलराइज। इसको सैंपल से क्या किया? पास। अगर लाइट रोटेट हो गई तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर लाइट रोटेट नहीं हुई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बेटा लाइट रोटेट हो जाएगी अगर राइट की तरफ, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, या स्मॉल डी से। जो लेफ्ट को रोटेट हो जाए लेवो रोटेटरी, या इसको हम बोलेंगे नेगेटिव, या फिर स्मॉल एल। अगर लाइट सीधी निकल जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है बेटा, यहाँ पे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से सीधा पास हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूल टेढ़ा मेढ़ा है तो लाइट आएगी इधर उधर क्या हो जाएगी?
मुड़ जाएगी। तो अगर उसमें सिमिट्री हुई तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर उसमें सिमिट्री ना हुई तो ऑप्टिकली एक्टिव। आगे बेटा देखो, ये तो हम एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं कोई एक्टिव है या नहीं है। थ्योरेटिकली कैसे बताएंगे? थ्योरेटिकली बताएंगे अगर सिमिट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो इनएक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं अकायरल मॉलिक्यूल, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। अब देखो बेटा, इसमें ना आपने पढ़ा होगा जो थीटा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल सी, थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाता है? अल्फा एल सी। तो यहाँ पे अल्फा क्या होता है? थीटा बाय एल सी। क्लियर? इस फॉर्मूला के बेस्ड आप न्यूमेरिकल कर लेना। ध्यान क्या रखना है आपने? लेंथ हमेशा पुट करनी है डेसीमीटर में और कंसंट्रेशन लेनी है ग्राम पर एमएल के अंदर। ठीक है, आगे आ गया बेटा अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर पीयूएस प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा उस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? अकायरल मॉलिक्यूल। अगर पीयूएस प्रेजेंट नहीं, पीयूएस या सीयूएस नहीं है, पीयूएस या सीयूएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव, उस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? अब जैसे देखो, कोई कंपाउंड है जिसमें अल्कीन है, अल्कीन टाइप का, उसमें ना हमेशा ही पीयूएस होगा क्यों? प्लेनर है, प्लेनर में क्या लग जाएगा? स्लाइस कट। प्लेनर में क्या लग जाएगा? स्लाइस कट। अगर कोई मॉलिक्यूल अपने पास जिसमें रिंग है, कोई भी रिंग हो बेटा, उसमें हमेशा ही क्या लग जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। स्लाइस नहीं, ऐसे देखो, यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लेन। यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लेन। मतलब अगर कोई ग्रुप नहीं है तो रिंग में हमेशा क्या लग जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर अपने पास एक ग्रुप लगा हुआ है बाई चांस, तब भी हमेशा क्या लग जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे? यहाँ से क्या लगा दो? प्लेन। ये आपस में क्या बना लेंगे? एक दूसरे की मिरर इमेज। जैसे ये वाला केस है, अगर एक कार्बन पे कभी भी ग्रुप लगे हों, हमेशा क्या आ जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे आएगा? जिस प्लेन में बी आर और सी आर है वहीं से क्या मार दो? कट। क्लियर? अब मैं ना आपको 4 मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, 4 मॉलिक्यूल में बता दो पीयूएस है या नहीं है, तो आपको सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? क्लियर। बनाओ बेटा। इसमें तो बेटा लग रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है। कैसे है देखो, आपको यहाँ पे एक ग्रुप ऊपर है, एक नीचे है, चाहे ग्रुप सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ से कट लगेगा कोई बता सकता है? डायगनली। कहाँ से? ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। ये तो प्लेन में आके कट देंगे, बट आपस में बाकी का हिस्सा कर लेगा मिरर इमेज। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें इसमें दिख ही रहा है एच एच सी एल सी एल, ये तो है ही सीधा। इसमें इसमें नहीं है। अब जैसे ना क्या है, अगर यहाँ पे एक ऊपर, दूसरा क्या है नीचे, यहाँ पे डायगोनल वाला कट नहीं लगे। समझ आ गया? उसके बाद केस आता है बेटा, चलो आगे डिस्कस करते हैं एक बार। देखो आगे क्या है,
अगर मेरे पास क्यूमलिन है, आप लोग को याद हो क्यूमलिन है, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे बी, बोलो मत, यहाँ पे सी और डी। आपको पता है ना अगर इवन डबल बॉन्ड होते हैं तो टर्मिनल ग्रुप क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसमें होगा पीयूएस या सीयूएस नहीं, अगर ए बी अनइक्वल है सी डी अनइक्वल है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप है, परपेंडिकुलर है। अब आगे देखो, अगर सपोज कर लो यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, इसमें होगा? कैसे होगा बेटा? जो जो अपने पास क्या है डिफरेंट ग्रुप हैं उनको प्लेन में ले लो, ये एक दूसरे क्या बना देंगे मेरे, ऐसे मतलब यहाँ से, समझ गए? इन दोनों को मैंने प्लेन में ले लिया, एक दूसरे क्या बना देंगे मिरर इमेज। समझ आया बेटा? रुक जाओ, कोई नहीं, इमेजिन करवा दूंगा बाद में। आप ना लास्ट कॉपी पढ़ के आना, आपको हो जाएगा, कॉपी में लिखे हुआ है केसेस, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, अगर और डबल बॉन्ड्स हैं तो क्या होगा? और डबल बॉन्ड आती मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लेनर, तो सारा क्या होगा, स्लाइस कट लग जाएगा। कौन सा कट लग जाएगा? स्लाइस। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स बेटा ध्यान से समझो, पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको, डेफिनेटली आएगा इससे, ठीक है ना? जो आपके इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें प्लेनोसिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेनोसिमेट्री, सॉरी इसमें तो है ना, ये तो इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जिनमें कायरल सेंटर तो नहीं है बट प्लेनोसिमेट्री भी नहीं है, ये फिर भी क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट कायरल सेंटर। ये ध्यान रखना आपने बेटा, कोई नहीं, समझ आ गया? ये वाला केस स्पेशल फोकस कर लेना, ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट कायरल सेंटर, पेपर में डाला है। आगे क्या है बेटा, सीयूएस बहुत इजी है, अगर और ज्योमेट्री है तो उसमें सीयूएस नहीं होगा, ऊपर को जाएंगे डिफरेंट एनवायरनमेंट, नीचे को जाएंगे डिफरेंट, इसमें इधर को जाएंगे सेम एनवायरनमेंट, इधर को जाएंगे सेम। अगर ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में होगा, बीच में जाएंगे, इधर को जाएंगे Cl, इधर को जाएंगे Cl। बट अगर सिस फॉर्म में, सिस फॉर्म में, सिस फॉर्म में सिस फॉर्म में अपने पास क्या होगा, डिफरेंट इन्वायरमेंट आएगा ना, तो इसमें नहीं होगा। क्लियर? उसके बेटे कायरल सेंटर क्या होता है, चारों तरफ क्या लगे हों, डिफरेंट ग्रुप्स। आगे देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो कभी भी पीयूएस नहीं लग सकता, तो उस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। बट एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे तो, जैसे इस मॉलिक्यूल में है प्लेनोसिमेट्री, CH4 में प्लेनोसिमेट्री तो बेटा इजीली पास हो जाएगा। जैसे देखो चारों ग्रुप क्या है, सेम, यहां दो को प्लेन में ले लिया, ये आपस में मिरर इमेज बना देंगे, कोई भी आपस में क्या बना देंगे, मिरर इमेज, तो इसमें तो है, ठीक है? अगर एक ग्रुप डिफरेंट हो जाए तब भी होगा। कैसे? जो डिफरेंट है, मान लो Cl है, H है, डिफरेंट प्लेन में ले लिए, ये आपस में क्या बना देंगे, इसमें पीयूएस है। आगे अगर दो भी डिफरेंट हो जाए तब भी चल जाएगा, दोनों डिफरेंट वालों को कहाँ ले लो, प्लेन में, बाकी दो क्या बना देंगे, इसमें पीयूएस है, इसमें चारों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट, इसमें पीयूएस नहीं है, तो ये सारे क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ आ गया सबको? बेटा स्लाइस कट नहीं लगता कभी भी, 3D ज्योमेट्री में स्लाइस कट नहीं लगेगा, प्लेनर ज्योमेट्री में लगता है स्लाइस कट। आगे बेटा ये कौन सी फॉर्म होती है, वेज डैश। कौन सी फॉर्म होती है, वेज डैश। और ये कौन सी फॉर्म होती है, फिशर। ये कौन सी होती है, फिशर। आपको ना कायरल सेंटर वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, बड़ा सारा मॉलिक्यूल दिया होगा, मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लेना, उसमें बताना होगा कितने कायरल कार्बन है, कितने कायरल कार्बन है। कोई छोटा मॉलिक्यूल नहीं आएगा, बड़ा सारा मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है? अब ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट कायरल सेंटर। वैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था बट नीट में से क्वेश्चन आ गया। तो देखो इवन डबल बॉन्ड है,
GI शो नहीं करेगा बट OI शो कर सकता है। बट कब? जब ये ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट, तो ये शो करेगा। सिमिलरली ये भी देखो, इधर जब भी ना रिंग आ जाए उसको भी किससे रिप्लेस कर दो, डबल बॉन्ड से, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया। इसमें भी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ग्रुप, इधर क्या है, डिफरेंट ग्रुप, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। ये देखो इधर वाला भी, रिंग को किससे रिप्लेस कर दो, डबल बॉन्ड, तभी ये ग्रुप क्या हो गए, परपेंडिकुलर। वो देगा नहीं, वो आपको सीधा ही दे देगा। और वो आपको सोचना है कि इवन के केस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स, बोलो, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। नीट में ये क्वेश्चन आया था लास्ट वाला, ठीक है ना। देखो अगर दो ग्रुप रिंग्स आए, ये क्या हो जाएंगे आपस में, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे, तो ये भी क्या कर लेगा, ऑप्टिकली एक्टिव, POS में प्रेजेंट। ये 4 मॉलिक्यूल ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन आपको। कौन सा, फोर्थ वाला? बेटा 2 रिंग है, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर वाले केस में हम कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट, तो POS नहीं होता, तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। स्पेशल टेस्ट है बेटा इस पे, चाहे वीडियो दोबारा देख लेना। आगे डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। इसमें ना सबसे पहले होता है अपने पास वेज डैश में ना कुछ नहीं है, आपने फोर्थ प्रायोरिटी देखो, मान लो कहाँ पे आ गई, डैश पे, तो 1 2 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज के लिए R, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, याद है आपको, ये क्वेश्चन करवाऊंगा 1 2 बस इस पे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे आ जाए, जस्ट ऑपोजिट। बट मेन तो तब होता है जब फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे आ जाए, प्लेन में। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे आ जाए, प्लेन में। जैसे इसको सॉल्व करना RS दोनों का, ये दोनों मॉलिक्यूल्स का, इसमें तो कर सकते हो ना। नंबरिंग तो कर ही रखी है, रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए S होता है, बट फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है तो R। अगर हम डबल स्विच करेंगे ना, इवन चेंज का मतलब क्या होता है, 2 को चेंज किया, बाकी 2 को भी आपस में चेंज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, सेम। तो इसकी भी क्या आई होगी, करके देख लो। आगे फिशर में, बेटा फिशर के लिए सिंपल सा बताता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको क्या मानना है फिशर को, ऐसा कि ये क्या है, वेज है, और ये क्या है, डैश। कैसे याद करवाया था मैंने आपको, अपनी तरफ इस तरह, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन इस तरफ, क्लियर। अगर मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे आ गया तो 1 2 3 के लिए R, क्लॉकवाइज के लिए R, एंटी क्लॉकवाइज के लिए S। ऐसे करते हैं, 1 2 क्वेश्चन करते हैं बेटा, जरूरत है, मेरे को जरूरत है। नहीं, मेरे को फिर भी जरूरत है, 2 क्वेश्चन कर दो बस। बेटा प्रॉपर रिवीजन हो रहा है, देखो 25 घंटे का टॉपिक आपको 1 घंटे में पढ़ा रहा हूँ। 25 घंटे में 25 क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको 11th में, नहीं याद? नहीं याद, अच्छा भूल गए, दोबारा पढ़ा दूंगा पूरा। आइसोमेरिज्म, R आ रही है सारे R बेटा, पहले यहीं पे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। अब फोर्थ प्रायोरिटी तो कहाँ पे आ गई, आप क्या करो, ऐसे ही ड्रॉ कर लो बिल्कुल दोबारा से, कोई भी 2 को आपस में चेंज कर दो, बट ऐसे चेंज करना है कि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे चली जाए, डैश पे। तो मैं यहाँ पे I ले आता हूँ, यहाँ पे H, बट ये सिंगल स्विच है, बाकी 2 को भी आपस में क्या करना पड़ेगा, चेंज। यहाँ पे क्या जाएगा, Br, यहाँ पे Cl। अब देखो 1 प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, 1 2 3 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आएगा S। आप लोग R क्यों बोल रहे थे बेटा, स्विच समझ गए। अगली का क्या आएगा, 1 2 3 4, क्या आएगा इसका, 1 2 3 का रोटेशन
एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश थीटा। समझ आ रहा है सबको? आगे बेटा डीएल, डीएल आपको आती है, कहाँ पे कराई थी? कार्बोहाइड्रेट्स में। लास्ट कायरल सेंटर पे OH राइट पे तो डी, OH लेफ्ट पे तो, अमीनो एसिड में भी राइट में तो डी, लेफ्ट में तो। आगे इराइथ्रोथ्रियो, सेम ग्रुप सेम साइड इराइथ्रो, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड था थ्रियो। आगे इनएंशियोमर्स, बेटा क्या होते हैं? नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर एक कायरल सेंटर है और उसी पे हम कॉन्फ़िगरेशन जस्ट क्या कर दें, चेंज, तो क्या बनेंगे? इनएंशियोमर। इनएंशियोमर अपने आप में क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर दो कायरल सेंटर हैं आर आर, तो इसका क्या कर दो? जस्ट एस एस, तो क्या बन जाएंगे ये? अगर तीन है आर एस आर, तो दूसरे में क्या होना चाहिए? एस आर एस, तो क्या बन जाएंगे? प्रोवाइडेड साइड एटम क्या हो? सेम। अगर आर आर एस है, इसका आर 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 कर दूं, तो कभी भी मिरर इमेज, तो ये क्या बनेंगे? डायास्टीरोमर्स। क्या बनेंगे? डायास्टीरोमर्स। बेटा एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। डायास्टीरोमर्स क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेज। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी, बट इनएंशियोमर का ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी हम क्या बोलते हैं? डायास्टीरोमर्स, क्योंकि ये भी कभी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन सकते। आगे इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है बताओ? कभी मिरर इमेज नहीं बनेंगे, तो क्या आंसर आएगा? डायास्टीरोमर। क्या आंसर आ गया? डायास्टीरोमर्स। आगे ये दोनों बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये आइडेंटिकल है, पता है आपको? बच्चे पता है इनएंशियोमर टिक कराएंगे इसके। इनएंशियोमर होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। देखो 1 एंड 2 क्या है? गलत लिख रखा है बेटा यहाँ पे, 1 एंड 2 का गलत लिख रखा है। 1 एंड 2 इनएंशियोमर्स नहीं होंगे, 1 एंड 2 क्या होंगे? आइडेंटिकल। रीजन क्या है? प्लेनोसिमेट्री है, ठीक है ना? बाकी मैच करोगे आप जाके? नहीं बेटा सेम ही है, सेम है बेटा, आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल। यहां पे एरर है। तू चुप कर जा नवकार, तेन मैं पेपर हूं फिर पैन हूं तेरा, सब तो ज्यादा तू ही बोल देगा। एक मिनट तेरे फोन ही करावा। तू अजूरी रुकना है, जाना नहीं कर, ठीक है ना? कहता था मैं अगे रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर की बेटा दो इनएंशियोमर ले, दोनों को क्या ले ली? इक्वल अमाउंट। अगर एक लाइट को इधर रोटेट करेगा दूसरा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये आपको स्पेशल केस करा दिए, कौन से? एलिन्स के करा दी ना ये। अब नेक्स्ट आएगा अपने पास नंबर ऑफ। इसमें ना बस आपको ये वाला केस करना है, सारे फॉर्मूलाज तो आपको आती हैं। इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? 3। तो कितने आइसो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो आंसर कितना आ जाएगा? सारे के सारे क्या होंगे? किसी में पीयूएस यूएस बनेगा ही नहीं, तो सारे क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना? देखो कितने बनेंगे? 8। मीजो कौन सा होगा इसमें? किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा ना? मीजो पता ना आपको? 2 कायरल सेंटर साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? सारे के सारे। अगर 8 ऑप्टिकली एक्टिव, आधे क्या हो जाएंगे उसके? पेयर्स हो जाएंगे। इनएंशियोमरी पेयर कितने बन जाएंगे? 4। आगे ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ये मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिकल। इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? 2, बट इसमें ना आंसर 3 बनेगा। कितना बनेगा? 3। देखो कौन कौन से केस होंगे? CH3 HOH OHH एंड CH3। एक तो ये वाला केस होगा, एक इसकी क्या बन जाएगी?
मिरर इमेज। और दूसरा CH3HOH HOH CH3, क्या इसकी मिरर इमेज बनेगी? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक तो क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ एक कंपाउंड क्या बन जाएगा, मीजो। ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, दोनों इनैंशियोमर क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। कितना आंसर आ जाएगा, टोटल 3 ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव। कौन सा है, ये देखो, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, 2, मीजो 1, टोटल 3 इनैंशियोमर्स को ही बोल देंगे। बस बेटा, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपरली अपनी रिवीजन कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। तो पूरा टॉपिक आपका क्या हो गया, कंप्लीट। थैंक यू।